हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हम पहले 2 वीडियो में बता चुके थे, है ना। फार्मूला भी डिराइव करवा चुके थे। स्टूडेंट आज हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो जो है वो वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के भी रहेंगे, जबकि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन डिलीट हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आप कर सकें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन यहां पर राइट मैं किया हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 x एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो बाउंडेड रीजन है किस किस से बाउंड है, पैराबोला से बाउंड है। ये जो पैराबोला है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, और x इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू 4 ये आपका ये भी स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। ओके स्टूडेंट, कभी कभी x एक्सिस न दे करके y इक्वल टू 0 लिख दे, मीन्स स्टूडेंट यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू 0। यहां देखो मैं ऐसे भी कह दे रहा हूं, और x एक्सिस अगर x एक्सिस देगा तो y इक्वल टू 0 नहीं देगा। y इक्वल टू 0 के y इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, y इक्वल टू 0 मीन्स रिप्रेजेंट x एक्सिस। ये जो y इक्वल टू 0 है ये x एक्सिस है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके हम बताते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 आर x एक्सिस। तो इन दोनों में कोई एक रहेगा, ठीक है ना। मैं यहां दोनों लिख दिया हूं, मींस y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। कर्व ट्रेस कर लिया जाए। ये देखो स्टूडेंट, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये आपका पोर्शन है ओरिजिन जिसका क्वाड्रेंट 0 0। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इज अ पैराबोलिक कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इज अ पैराबोलिक कर्व सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। तो ड्रा कर लिया जाए। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर 0, 0। पैराबोला का ये वर्टेक्स है। ओके, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। ये लाइन देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन x इक्वल टू 1 है, ये लाइन x इक्वल टू 1 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। ये आपका है x इक्वल टू 1। फिर देखो अदर स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 4, इस लाइन के जस्ट आफ्टर होगा ना, x इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन ये भी हो गया, x इक्वल टू 4। फिर कह रहा देखो y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये वाला जो लाइन है यही इक्वेशन y इक्वल टू 0 जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ये जो लाइन है यही लाइन y इक्वल टू 0 है। जो x एक्सिस वाला जो लाइन है वही y इक्वल टू 0 मीन्स स्टूडेंट्स यही y इक्वल टू 0 ये। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही बाउंडेड रीजन हुआ ना स्टूडेंट्स, देखो यही बाउंडेड रीजन हुआ, और इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा डॉटेड करता हूं, यही एरिया कैलकुलेट करना है। और जिसको नहीं समझ में आएगा ना स्टूडेंट,
वो ये सोचेगा जितना ऊपर उतना नीचे है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। स्टूडेंट, ये बात नहीं भूलना चाहिए, यहीं पर गलत हो जाता है लोगों से। जितना मैं पोर्शन साइडेड किया हूं, केवल इसी का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफर्म है कि ये जो बाउंडेड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो बाउंडेड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और जो बाउंडेड रीजन बाउंड है, पैराबोला से बाउंड है, स्ट्रेट लाइन से बाउंड है, 2 स्ट्रेट लाइन से बाउंड है, दोनों स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ये नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एक्सिस को इंक्लोज्ड कर रहा है, यानी जो बाउंडेड रीजन है एक्स एक्सिस से बाउंड है। सो स्टूडेंट, ये बात समझ लेना चाहिए कि जो मैं यहाँ साइडेड पोर्शन कर दिया हूं, इसी का एरिया केवल कैलकुलेट होगा। इस क्वेश्चन में कभी भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, जिसको कंसेप्ट नहीं पता रहता और कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, अरे 2 से मल्टीप्लाई करें कि न करें, 2 से करें कि 4 से करें, उनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट चलो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो कैसे एरिया बताए थे कि बाउंडेड रीजन में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। चलो ड्रॉ कर लिया जाए। बाउंडेड रीजन में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जिसको मैं थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कलर कर दिए। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग भी जब सॉल्व कीजिएगा तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसको जो है आप दिखा दीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन, वहां पर नंबर कट सकता है। ठीक है, अच्छे टीचर देख लिए तो नंबर आपका माइनस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए चलेगा, लेकिन फिगर में तो दिखा दीजिए कि जब हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं उसको रन कराते हैं, तो रन कराते ये सब नहीं लिखा जाता है। आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखा दीजिए, उसका एरिया दिखा दीजिए, है ना। उसके बाद हम तत्काल जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको रन करा करके, तो बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे पोर्शन दिखा करके तुरंत सोल्यूशन दे देते हैं। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देखो, मैं फिगर में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किया हूं ना, और तुरंत जो है अब इसको मैं रन करा दूंगा तो लिमिट मिल जाएगा और इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर लूंगा। यही है ना, बहुत इजी है। देखो अब इसमें सबसे टर्निंग पॉइंट है लिमिट का, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसको पहले बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो आप देखो सबसे पहले ये सोचो कि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका बेस कहां लाई कर रहा है, यही समझना है। जानते हो स्टूडेंट ना, इसमें और मिस्टेक होता है। ये लोग मैक्सिमम जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाएं कि ये वाला फार्मूला लगाएं, हमेशा जो है कंफ्यूज रहते हैं सब। उनके दिमाग में ये चलेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो जहां पर ये फार्मूला यूज होना चाहिए वो ये लगा करके सॉल्व कर लेते हैं और गलत हो जाता है, जबरदस्ती काम कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना है कि जब हम बाउंडेड रीजन में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो उसका बेस कहां लाई करता है। तो देखो इसमें घूर घूर कर देखो, बाउंडेड रीजन में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किए हैं, उसका बेस एक्स एक्सिस पर है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में दो बातें हैं, एक बेस होता है, एक टॉप होता है। तो आप देख सकते हो बेस एक्स एक्सिस पर है, टॉप कर्व पर है, मींस पैराबोला पर है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस एक्स एक्सिस पर है, टॉप पैराबोला पर है ना स्टूडेंट। जब पैराबोला पर है तो y का वैल्यू पैराबोला से निकाल लेंगे, है ना, समझ में आया। और देखो जब इसको मूव कराएंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस एक्स एक्सिस पर मूव करेगा इस तरीके से, लिमिट लोअर लिमिट x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी टाइप का होगा। अब क्या होगा अभी मैं यहां बताता हूं, ठीक है। और जब हम
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे y dx, इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला ये अप्लाई होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये भी कंफ्यूजन दूर कर दिया कि दोनों में से कैसे पहचानेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज बड़ा टिपिकल होता है, इसमें लिमिट निकालना टिपिकल होता है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करें ये टिपिकल होता है। अगर यही चीज समझ जाओ कि कहाँ कहाँ पर लोग गलतियां करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो तो आपसे वो गलती ना हो, तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखो स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किए हैं और इसका हम क्या कर लेंगे, ये यहां मैं लिख भी देता हूं। देखो L की वैल्यू इसी फिगर के जस्ट नीचे लिख सकते हो। L की वैल्यू आपका यहां से देखो, ये आपका लेंथ है, ये y है और b की वैल्यू dx है, ठीक है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो y dx हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जब एरिया निकालेंगे तो y dx होगा। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। तो चलिए किया जाए, देखिए कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन देता हूं मैं, है ना। देखिए लिखिए, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, रीजन देखो बाउंडेड रीजन क्या है, यहां पर है, मैंने 4 पॉइंट को दिखाया है ना, और सॉलिड पोर्शन भी किया है A B C D। लिख लेंगे बाउंडेड रीजन A B C D बाउंडेड बाई द कर्व y square is equal to x equal to 1 and x equal to 4 x axis। ओके स्टूडेंट, है ना। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में तुरंत एरिया पर अटैक करूंगा कि एरिया निकाल लिया जाए। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया, तुरंत इसके लिमिट पे आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट यहां देखो, लेंथ y ब्रीथ dx, लेंथ इंटू ब्रीथ y dx होगा, तो y dx कर लें हम। अब इसका लिमिट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर लिमिट देख लिए कि कहां से कहां तक इसका वेरिएशन है तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। चलिए देख लिया जाए स्टूडेंट। देखो अब इसको हम बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को। ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जब बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप x इक्वल टू 1 लाइन को टच करेगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है वो पॉइंट A पर कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 होगा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए अपर लिमिट की बात करते हैं। जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बैक डायरेक्शन मूव किए तो ये इसका जो बेस है पॉइंट ए पर आया, और अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप x इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। तो अपर लिमिट क्या होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 4 होगा। ओके, फिर मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, आप जब भी वीडियो देखिएगा लिमिट का वेरिएशन जरूर चेक कर लीजिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंडिविजुअली बता सकता हूं, है ना। आपको जब न आए तो फोन भी कर सकते हैं, मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां से लिमिट निकल गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो टॉप है कहां लाई कर रहा है, पैराबोला पर। यही टॉप है, पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कर लिया जाए। तो यहां लिखेंगे सेंस y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू रूट ऑफ x हो गया, ठीक है ना। y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD मींस A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट ऑफ x dx, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 x to the power 1 by 2 dx। रूट x कैन बी रिटेन एज x to the power 1 by 2 dx। अब इसको x to the power n वाले फार्मूले से इंटीग्रेट कर देंगे। कर दिया जाए इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा, x to the power 3 by 2 x to the power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1। तो 1 by 2 plus 1 means 3 by 2। तो ये हो गया x to the power 3 by 2 upon 3 by 2। और यहां से आप 1 to 4 लिमिट पुट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या होगा, a इक्वल टू यहां से 2 by 3 और x to the power 3 by 2 होल टू द पावर, सॉरी स्टूडेंट, x to the power 3 by 2, इस पर लिमिट ऑपरेट कर देंगे 1 to 4। तो इन जनरली जब लिमिट यहां यूज करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, थोड़ा ज्यादातर केस में ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है ना। आप भी यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो बेटर रहेगा, तो लगा लिया गया। अब यहां देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 by 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 to the power 3 by 2 माइनस 1 to the power 3 by 2। ओके स्टूडेंट, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, कुछ है नहीं। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 by 3 इन ब्रैकेट, देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जब 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2, एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ऐसे, यही रूल है, x टू द पावर a b हो गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। वैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 to the power 3 by 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2। देख सकते हैं 2 स्क्वायर, पावर का आपस में मल्टीप्लाई इनटू 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 होल टू द पावर क्यूब मींस 8 आ गया, है ना। तो देखो ये रफ में मैं सॉल्व किया, आप यहां डायरेक्ट यूज कर लीजिए 8 माइनस, सिमिलरली 1 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 1 को स्क्वायर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2, पावर मल्टीप्लाई करेगा एक्सपोनेंट रूल से, तो 1 टू द पावर 2 इंटू 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 क्यूब आया, 1 क्यूब का वैल्यू 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, जहां कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तुरंत जो है पूछ लीजिएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 टू जब 14 हो गया तो ये 14 by 3 स्क्वायर यूनिट हो गया। ओके, तो आप आंसर हाईलाइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD इज इक्वल टू 14 by 3 स्क्वायर यूनिट हो, है ना। देखो स्टूडेंट, कभी भी आंसर आप रिप्रेजेंट कीजिए, ध्यान रहे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, इससे फायदा ये रहता है आपको नंबर मिलेगा। आप लोग में से ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं अपने आंसर को हाईलाइट नहीं करते हैं, तो कॉपी देखने वाला एग्जामिनर उसको पता नहीं चलता कि आप आंसर कहाँ लिखे हैं, तो उसके दिमाग में ये आता है कि स्टूडेंट आधा अधूरा सॉल्व किया है। तो कभी भी सॉल्व कीजिए तो एकदम कॉपी क्लीन होना चाहिए और आंसर दिखना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, एक और क्वेश्चन मैं लिखा हूं बोर्ड पर, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1। मुझे बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है जो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन से बाउंड हो, है ना। चलिए किया जाए, पहले कर्व ट्रेसिंग किया जाए। कर्व ट्रेसिंग करने आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कर्व ट्रेसिंग करते हैं।
ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू यही है ना। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, यहां बनाते समय आपको थोड़ा सा देखना है, जितना मतलब अबव डायरेक्शन में उतना बिलो डायरेक्शन में, थोड़ा सा इसको आप ये देखिए, अब ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है ना। अब देखिए इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बाउंडेड रीजन कैलकुलेट करना, देखो इसमें कहीं रिस्ट्रिक्ट किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस, ऐसे कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन अगर है तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई नहीं किए थे। जबकि इसमें देखो स्टूडेंट, यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व पैराबोलिक कर्व है, तो x इक्वल टू 1, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के राइट साइड में ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, कर लिया जाए वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। आप लोग और अच्छे से फिगर बनाइएगा, हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा एरर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यही आपका x इक्वल टू 1 है, और ये आपका क्या है, ये ओरिजिन 0,0 है, और ये जो कर्व बाउंड हो रहा है ये पॉइंट O है, ये देखो ये A है, ये देखो स्टूडेंट B है। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो कर्व है जितना एक्स एक्सिस से एबव उठा है उतना देखो डाउनवर्ड भी है, यहां देखो समझो पर, इसीलिए मैं सिमेट्री का बताया था ना स्टूडेंट। सपोज करो ये जो मार्कर मैं लगा दिया यही आपका एक्स एक्सिस है, ओके। अब देखो एक्स एक्सिस से जस्ट एबव देखो यहां कितना बड़ा स्पेस है ना, एक्स एक्सिस से एबव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है स्पेस उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से ये बात हम बोल सकते हैं कि जो बाउंडेड रीजन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 1 से साइडेड जो बाउंडेड रीजन है वह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं पहले तो इसको हम क्या कर दें, इसको ऐसे बना दें अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे बना लीजिए, है ना। जब बन जाएगा इसका क्या कर लेंगे हम, एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही इसको भी बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक का कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, आपको सिमेट्री देखने आ जाएगा तो काम चल जाएगा, नहीं तो पता चला स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जब सिमेट्री देखने आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखो ना, जितना ये देखो मैं यहाँ पर हाथ अपना लगा रहा हूं, जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब जितना पोर्शन प्रथम चतुर्थांश में है उतना ही नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूं जिससे कि आपको लगे कि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन है, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके या तो दोनों ऐड कर दीजिए या एक कैलकुलेट करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, ये बात है। हम क्या करेंगे, ये जो हम सिंगल लाइन जो जिसमें जिस रीजन में ड्रा किए हैं उसी में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा कर लेंगे, यही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा करेंगे, ड्रा कर लिया, और जैसे ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा किए स्टूडेंट्स, इसी का हम एरिया कैलकुलेट कर लें, ठीक है। मतलब किसका, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जैसे ही एरिया कैलकुलेट होगा उसको हम बैक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा करके हम क्या कर लेंगे,
लिमिट पता कर लेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, और जैसे ही लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चल जाएगा तो इसका एरिया निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट, है ना। इंटीग्रेट होते ही देखो एबव वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, और जैसे ही एबव वाले पोर्शन का एरिया निकल जाए उसी का ट्वाइस टाइम कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट बाउंडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मान लो हम इसको अगर यम सपोज कर लें तो ओ एम ए ओ, ये जो बाउंडेड रीजन है एक छोटे से टुकड़े का हम क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जितना भी एरिया आएगा उसका ट्वाइस टाइम कर लेंगे तो बड़े वाले पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया ना, ये काम करते हैं। इसीलिए पहले हम सिमेट्री बता दिए थे कैसे देखते हैं, देखने आ जाएगा तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कर लिया जाए। बाउंडेड रीजन ओ बी ए ओ बाय द कर्व y square is equal to x and x is equal to 1। ओके स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो हम क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ ही किए हैं, लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। First we find area of bounded region OMAO, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब चलो किया जाए कैलकुलेट। मान लीजिए यहां से सपोज कर लें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OMAO इज इक्वल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखिए ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ किए हैं ये लिखते नहीं स्टूडेंट। अब ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में कि बी ड्रॉ और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इन बाउंडेड रीजन, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना कहाँ टाइम आपके पास है। आप फिगर में ड्रॉ कर लिए तो इंक्लूड हो जाता है। हाँ अगर छोड़ दिए, मान लीजिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ ही नहीं कर दिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ ही नहीं किया और आप तुरंत जो है एरिया निकाल दे रहे हैं, तब तो नंबर कट सकता है ना। अच्छा एग्जाम में रहेगा पक्का है नंबर काट लेगा, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, नीचे दिखा दीजिए यल की वैल्यू। देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस x एक्सिस पर है तो dx हो गया। सॉरी स्टूडेंट, ये आपका l इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल। ये जो यल होगा ये y होगा, और b की वैल्यू क्या होगा, यही जो b है यही dx है। ओके, ये dx है। अब इसका एरिया y dx हो गया, y dx। और तुरंत देख लो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को क्या कर लो, मूव कराओ। अब ये हम बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे। सुनो स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जैसे ही मूव कराएंगे तो अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं कुछ लोग कि सर जब हम इसको बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो इतना बड़ा तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, और जब मूव कराएंगे तो यहाँ तो रीजन यहाँ बहुत छोटा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो बाहर चला जाएगा। ऐसे कहते हैं सब कि देखिए सर जब हम इसको मूव कराएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन है बहुत ही स्मॉलेस्ट है, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इतना बड़ा है, कैसे जो है यहां से यहां तक आएगा, पता लगा कि चीर कर बाहर निकल जाएगा ना। तो ये लॉजिक नहीं है। जैसे आपको मालूम है स्टूडेंट, ये जो लेंथ है और ये जो ब्रीथ है ये वेरिएबल है। क्या है, यह वेरिएबल है, स्पेस के अकॉर्डिंग है। स्पेस छोटा है तो लेंथ ब्रीथ छोटा होगा, जब लेंथ ब्रीथ छोटा होगा तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा होगा, ठीक है। और स्पेस देखो यहाँ स्पेस थोड़ा बड़ा है तो लेंथ ब्रीथ थोड़ा मिलेगा।
लेंथ विड्थ मिलेगा मतलब ज्यादा होगा तो उसका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ज्यादा होगा। समझ में आया? तो जैसे जैसे यहां लेंगे ना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा होता चला जाएगा, ऐसे समझो। समझ में आया? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा होगा, ऐसे मूव कराएंगे, स्पेस छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा, फिर मूव कराएंगे, स्टेप स्पेस छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा, अगेन मूव कराएंगे और स्पेस छोटा हो रहा है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और छोटा होगा। तो इस तरीके से मूव कराते कराते गए, यहां आकर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बहुत ही छोटा हो जा रहा है। तो मत बोलो स्टूडेंट, जब बहुत छोटा होगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है ओरिजिन को टच कर देगा, उस केस में x की वैल्यू 0 होगा। ओके, देखो लोअर लिमिट 0 कर लिया, ठीक है ना? समझ में आया? अब देखो, अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। बैक डायरेक्शन मूव कराने पर क्या मिला हमको? जैसे जैसे बैक डायरेक्शन में मूव कराए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे, तुरंत रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक डायरेक्शन में बहुत ही रीजन छोटा है। मतलब जैसे जैसे हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को लेकर, वैसे वैसे रीजन छोटा है, रीजन छोटा है तो लेंथ ब्रेथ छोटा होगा, लेंथ ब्रेथ छोटा होगा तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटा होगा। एक समय ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस क्या कर देगा? ओरिजिन को टच कर देगा। जैसे ही ओरिजिन को टच करेगा x की वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे रीजन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे मूव कराएंगे बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे जैसे मूव कराएंगे रीजन बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं देख रहे हो, मालूम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां है आपका। अब इसके बाद यहां लेंथ भी थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा का बहुत छोटा होगा, लेकिन जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो रीजन बढ़ता चला जा रहा है, और रीजन बढ़ेगा तो लेंथ ब्रेथ बढ़ेगा, लेंथ ब्रेथ बढ़ेगा तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगा। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहां जाएगा? अधिकतम x इक्वल टू 1 वाले लाइन को टच कर देगा। मींस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस पॉइंट m को टच कर देगा। और मत भूलो स्टूडेंट, ओरिजिन से लेकर के m का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तभी ये जो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 1 यही है। x इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड, ये x एक्सिस है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है। ठीक है, जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप m पॉइंट को टच करेगा तो x इक्वल टू 1 अपर लिमिट होगा, तो यानी यहां हम लिखेंगे x इक्वल टू 1। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट पा गए, इतना आसान नहीं है। यहां हमेशा हम ऐसे ही लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको कि ये जो लिमिट है वो रटते हैं, हर एक क्वेश्चन में रट जाते हैं। और ये क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लगे रट्टा मारने, लोअर लिमिट ये हो गया और अपर लिमिट ये हो गया, रट्टा मारना शुरू कर दिए। पता चला कि अगले क्वेश्चन में फिर उसका अलग लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है रट्टा मार रहे हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग लोअर लिमिट अपर लिमिट आ रहा, कहाँ तक रटेंगे आप, है ना। क्वेश्चन लगा लगाया आ गया तो ठीक कल्याण है, मतलब सॉल्व कर लिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लें। सबसे बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह यही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट यहां से हम निकाल लेते हैं, कितना आसान है, निकाल लिया जाए। तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 y स्क्वायर की वैल्यू x है तो y की वैल्यू रूट x हो गया dx, है ना। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये x टू द पावर 1 बाई 2 dx। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रेट करिए x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपान 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। इतना बेसिक है, सारे लोग जानते हैं ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ प्लस सी, बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सी ऐड होगा नहीं, तो x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 मीन्स 3 बाई 2 अपान 3 बाई 2। ओके, और समझो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा,
0 to 1, है ना। अब इसके बाद इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 to the power 3/2 बाई 3/2, लोअर लिमिट 0 होगा ना, लोअर लिमिट 0 जब x को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो अब देखिए ये होगा कितना, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई 3/2। अब देखो यहां डायरेक्ट सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 क्यूब होगा, 1 क्यूब का वैल्यू 1 होगा, 1/3/2 मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, 2/3 हो गया, 2/3। इस तरीके से a का जो वैल्यू है 2/3 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने अभी क्या ये वाला रीजन निकाला, ये जो मार्कर देख रहे हो ना, इसके एबव वाला रीजन में निकाल दिया। अभी ये वाला बचा है ना, तो कंप्लीट बाउंड्री रीजन जब निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये बात हम कह सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OBAO इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट मैं यहां लिखा हूं स्क्वायर यूनिट, थोड़ा स्पेस कम था, SQ यूनिट लिख दिया, तो आप इसको स्क्वायर यूनिट पढ़िएगा। देखो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।